वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः संविधान विशेषज्ञों ने संविधानों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। एक संघात्मक संविधान, इसे अंग्रेजी में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और दूसरा एकात्मक संविधान, इसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन होता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश। जबकि एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः प्रांतीय सरकार होती है और प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है? भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधि शास्त्रियों में काफी मतभेद रहा है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे इस विचार से सभी सहमत हैं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति सी हो जाती है, फिर भी वह एकात्मक संविधान है। कुछ संविधान वेत्ताओं को भारतीय संविधान के एकात्मक मानने में आपत्ति थी, जिनमें प्रमुख थे प्रोफेसर वियर और प्रोफेसर जेनिंग्स। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रमुख प्रश्न है कि प्रोफेसर जेनिंग्स एवं प्रोफेसर वियर भारतीय संविधान को किस प्रकृति का संविधान मानते थे? प्रोफेसर वियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय क्वाजी फेडरल संविधान है, जबकि प्रोफेसर जेनिंग्स ने इस संविधान को फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अर्थात एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है कहा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व क्या हैं? कोई भी संविधान संघात्मक है या नहीं, इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तभी हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि संविधान एकात्मक है या संघात्मक है। संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। 1. शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। 2. संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3. लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 4. संविधान की अपरिवर्तनशीलता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5. न्यायपालिका का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब इन तत्वों को हम विस्तार से देखते हैं। इसमें पहली है शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। शक्तियों के विभाजन में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौमिक होती हैं। वह एक दूसरे के अधिकारों व शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करती। सरकार के सभी अंगों का स्रोत संविधान होता है जो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद संविधान के आवश्यक तत्वों में दूसरा प्रमुख तत्व है संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उसके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। संविधान उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर वे कार्य करते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। सरकारों द्वारा बनाई गई विधियां यदि संविधान के अधीन एवं प्रतिकूल नहीं है तो न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसी क्रम में संविधान के आवश्यक तत्वों में तीसरा प्रमुख आवश्यक तत्व है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके संबंध में प्रायः संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है। संघ राज्यों की स्थापना एक जटिल संविदा द्वारा स्थापित होती है जिसमें संघ में शामिल होने वाली इकाइयां कुछ शर्त के अधीन संघ में शामिल होती हैं। इसके बाद प्रमुख आवश्यक तत्वों में चौथा तत्व है संविधान की परिवर्तनशीलता, इम्यूटेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान स्वभावतः अनम्य होता है। संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे अनम्य, और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है उसे नम्य संविधान कहा जाता है। संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संविधान की प्रक्रिया का कठिन होना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान अपरिवर्तनशील हो, वरन इसका मतलब यह है कि संविधान में वही परिवर्तन किए जा सकें जो समय व परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों। इसके बाद संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्वों में पांचवा आवश्यक तत्व है न्यायपालिका का प्राधिकार, अथॉरिटीज ऑफ द कोर्ट। इसके संबंध में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों में शक्तियों व अधिकारों को लेकर अगर झगड़ा हो तो ऐसी दशा में शक्तियों व अधिकारों को जो कि संविधान में लिखित हैं
सरकारों के अपने पक्ष में संविधान का निर्वाचन करने से बचाने के लिए ऐसी संस्था की आवश्यकता होगी जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। संघीय संविधान में यह कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। संविधान के उपबंधों का निर्वचन इंटरप्रिटेशन के संबंध में अंतिम निर्णय देने का प्राधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती। यह सरकार के तीसरे अंग के रूप में एक पूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में रहकर अपने कार्यों का संपादन करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघात्मक संविधान के सभी आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के आलोचकगण किन किन बिंदुओं को लेकर भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान नहीं मानते। भारतीय संविधान के आलोचकगण जो भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अपने तर्क हैं। अगर उनके तर्कों को देखा जाए तो वह निम्नलिखित तर्कों को संविधान को संघात्मक संविधान न मानने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इनमें पहला है राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरा है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, और तीसरा है नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों के बदलने की संसद की शक्ति, और चौथा है आपात उपबंध। इसके बाद हमारा लास्ट का क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति एवं भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक, इस विषय पर प्रमुख वाद कौन सा है या प्रमुख केस कौन सा है। प्रमुख केस है RS बॉम्बई बनाम भारत संघ। AISR बॉम्बई के मामले में उच्चतम न्यायालय के बहुमत न्यायाधीशों का यह अभिमत है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और संघवाद भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति के विषय में संक्षेप रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध रूप से संघीय है और ना विशुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का सम्मिश्रण है। यह अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। यह इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है कि संघीय संविधान की अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो 1950 में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों और 8 अनुसूचियों में लिखित थे। ये आपको याद रखना है। 1950 में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में ये संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद हैं जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 1, एकल संविधान। एकल संविधान का अर्थ है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था होती है, उसे हम एकल संविधान कहते हैं। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव की शक्ति प्रदान करता है। कौन का संविधान में बदलाव की स्थिति एकल संविधान के द्वारा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 विशेषता है कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। कठोर का मतलब क्या होता है? तो कठोरता का मतलब होता है, संविधान में कठोरता का मतलब होता है संशोधन प्रक्रिया में कठिनाई होना, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जिसमें संशोधन करने में एक विशेष प्रावधान होता है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। और लचीला संविधान किसे कहते हैं? जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। अर्थात हमारा संविधान जो है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में मौजूद सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा। हमारे संविधान के अनुसार भारत के सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा, अर्थात सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं किया जाएगा। यही धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की एक मुख्य विशेषता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, एकल नागरिकता। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत का कोई भी राज्य किसी भी अन्य राज्य में रहने वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और रहने का पूर्णतः अधिकार है एकल नागरिकता के अनुसार। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का अभिप्राय है कि न्यायपालिका पर सरकार और उसके कर्मचारियों का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। ये भी एक हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 1950 में नहीं थे और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी भारत संविधान की एक मुख्य विशेषता है। संविधान के भाग IB अनुच्छेद 36 से 50 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है।
तो ये भी आपको याद रखना है। और इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इसकी मुख्य विशेषता है। राजनीति निर्देशक तत्वों की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार भी भारत संविधान की एक मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार भारत में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक के प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता आदि का भेदभाव किए बिना मत देने का अधिकार है। और इसमें उम्र में फेरबदल किया गया है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो यह उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसमें संशोधन करने के पश्चात यह घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी और प्रेजेंट में कितनी है, तो 18 वर्ष। और ये 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ था, उसमें यह घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये स्रोत भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक मतलब फेडरल है या एकात्मक है, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। संघात्मक मतलब एक ऐसा संविधान जो शक्ति राज्यों के पक्ष में दे, और एकात्मक मतलब एक ऐसा संविधान जो शक्ति जो है वो केंद्र के पक्ष में दे। तो इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है कि संविधान किसे शक्ति दे रहा है, किसकी तरफ संविधान का मुख है, केंद्रोन्मुख है या राज्योन्मुख है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है, और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो उनका मानना है कि भाई जो राज्य की शक्तियां हैं उनमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो राज्य की अपनी शक्तियां हैं, इसलिए जो है वो संघात्मक है। और कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है, मतलब यूनिटरी, कि ये जो है नहीं वो केंद्र के पक्ष में है। कैसे? क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित हैं। सही बात है, सच बात है। और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है, इसलिए वो क्या मान रहे हैं इसे, वो इसे एकात्मक मान रहे हैं, यूनिटरी मान रहे हैं। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में कि जो संविधान है वो परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक मतलब है कि संघात्मक और एकात्मक का मिक्सचर, मतलब ये यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सअप है, मतलब एक अद्भुत मिक्सअप है, मतलब एक परफेक्ट मिक्सचर जिसे हम कह सकते हैं। राजमन्नार समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983 ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है, बल्कि ये कैसा है, ये परिसंघात्मक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को बताते हैं कि ये एकात्मक है। वो क्या है? पहला जो है लक्षण वो है शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र के पक्ष में है। केंद्र को जो है अधिक शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को शक्तियां कम दी गई हैं। दूसरा, केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये केंद्र की शक्ति है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और ऐसा केंद्र ने कई बार किया भी है आजादी के बाद से लेकर के अब तक में। तीसरा, एकल नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो कोई भी है वो भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य का जिसमें वह रहता है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो भी वह भारत का नागरिक है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो भी वह भारत का नागरिक है, और कोई पंजाब में रहता है तो भी वह भारत का ही नागरिक है। वो अपने अपने राज्य के नागरिक नहीं माने जाते हैं। अगली जो विशेषता है, जो लक्षण है, वो है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। तो ये जो है केंद्र के पक्ष में शक्ति चली जाती है। अगला है आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप। ठीक है, ये संविधान जो है वो राज्यों को शक्तियां देता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में राज्यों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, मंत्रिपरिषद के पास पहुंच जाती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, कई बार जो है राज्यों में अराजकता या ऐसे माहौल को देखते हुए राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट जो है वो केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एकात्मक स्वरूप का लक्षण है, दिखाता है कि संविधान जो है हमारा वो एकात्मक है। अगला जो पॉइंट है वो है संविधान संशोधन करने की पहल का अधिकार
केंद्र के पास है। जो संविधान में संशोधन हो सकता है वो केवल और केवल केंद्र कर सकता है, राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कुछ भागों में कुछ ऐसे विशेष वो किए गए हैं कि जिनमें राज्यों से सहमति लेनी आवश्यक होती है, लेकिन जो पहल हो सकता है संविधान संशोधन का, उसका केवल और केवल अधिकार जो है वो केंद्र के पास, उसका राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कई ऐसे संशोधन हैं जिसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं, बहुत ही कम गिने चुने, जिसमें राज्यों की जरूरत होती है कि जब राज्य उसे हाँ कर सकते हैं, करेंगे तभी वो होगा। अगला जो विशेषता, अगला जो लक्षण है वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। पूरे भारत की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, वो एक है, सुप्रीम कोर्ट की है। राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, लेकिन उनका जो निर्णय है उसे उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है, राज्यों की अपनी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, कई कार्यों के लिए कोई जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तब राज्यों को जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दुर्बल है, उनके पास अधिक फंड नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्तियां केंद्र के पास होती है। जो कानूनी शक्तियां हैं अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिए वो केंद्र के पास है। मतलब केंद्र जो भी संधि करेगा किसी भी देश से, किसी भी कोई भी अन्य देश से, तो उसे सभी राज्यों को मानना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप, जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण विषय हैं उनका एकीकृत रूप केंद्र के पास ही है, उनमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। जब संविधान सभा जो है संविधान का गठन कर रही थी, तब ये जितने भी प्रांत थे उनको ये अनुमति दी गई थी कि वे भी जो है अपनी संविधान सभा बना लें और जैसी ज़रूरत हो तो वैसा जो है वो अपना अपना संविधान निर्मित कर लें। लेकिन जब संविधान बन रहा था तब सभी राज्यों ने जो है ये बताया कि जो है उन्हें एक अलग संविधान की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी उनको बदलाव चाहिए थे तो वो उन्होंने बताया और उसे संविधान सभा ने मान लिया, और राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं बना। तो केवल एक संविधान है जो केंद्र का है, केंद्र का संविधान। तो ये केंद्र के एकात्मक लक्षण को दिखाता है, संविधान के एकात्मक लक्षण को दिखाता है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, संघ राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। समानता कैसे? जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में अधिक होता है, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका प्रतिनिधित्व कम होता है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, जो अधिकारी तंत्र हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनका जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र करता है, उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका जो है वो संविधान के एकात्मक स्वरूप को दिखाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की। पहले हमने एकात्मक पढ़ा, अब इसमें हम पढ़ेंगे संघात्मक लक्षण। कैसे संविधान में ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो ये बताते हैं कि हमारा संविधान जो है वो संघात्मक है। तो पहला पॉइंट है लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो लिखित है, तो यह दिखाता है कि जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट हैं, तो उनमें केंद्र जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाता है राज्यों की शक्तियों में, तो एक संघात्मक लक्षण को दिखाता है। संविधान की सर्वोच्चता, जो हमारे देश में हर किसी चीज़ से ऊपर संविधान को माना गया है, तो ये भी एक संघात्मक लक्षण है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो ये संघात्मक लक्षण को दिखाता है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, तो ये दिखाता है कि उसे आसानी से केंद्र नहीं कर पाता है, तो ये दिखाता है कि ये एक संघात्मक लक्षण है। केंद्र तथा राज्य में पृथक सरकारें, केंद्र की सरकार राज्य को नहीं चलाती है, राज्य की अपनी एक अलग सरकार होती है, हर राज्य की, प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। संसद में उच्च सदन की उपस्थिति, जो राज्यसभा होता है इसे हम उच्च सदन कहते हैं, तो संसद में इसकी उपस्थिति भी संघात्मक लक्षण को दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान जब बन रहा था तब कई देशों से जो है उनके संविधानों की स्टडी करके भारतीय संविधान को बनाया गया।
तो किन किन देशों के संविधान से स्टडी की गई और उनसे क्या क्या लिया गया, तो वो हम पढ़ते हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया भारत में है वो विधि द्वारा स्थापित है, तो ये जापान के संविधान से भारत ने लिया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, भारत में जो आपातकालीन राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बातें की गई हैं, तो ये सारी बातें रूस के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत जो है गणतंत्र है, भारत का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है, उसे चुना जाता है, वो किसी वंश से नहीं आता है, तो ये जो है दिखाता है कि भारत एक गणतंत्र है। तो ये जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची क्या है? जब शक्तियों का विभाजन किया गया तो एक संघ सूची बनाई गई, एक राज्य सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची मतलब संघ सूची में वो विषय रखे गए जिनका पूरा अधिकार संघ केंद्र के पास है। जो राज्य सूची है उसमें जो विषय रखे गए वो पूरे के पूरे राज्यों के पास हैं, उन पर कोई भी कानून या कुछ भी बनाने का जो नियम, फैसले लेने का अधिकार है वो राज्यों के पास है। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उनमें फैसले ले सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन से कोई नियम बनाना हो, कोई फैसला लेना हो तो वो राज्य भी ले सकता है और केंद्र भी ले सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनमें अगर कभी राज्य भी बना रहा है कोई कानून और केंद्र भी बना रहा है, और यदि वो दोनों कानून या वो दोनों फैसले एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, तो जो केंद्र का जो फैसला होगा वो माना जाएगा, राज्य का फैसला नहीं माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी होती है समय समय पर। तो ये जो दोनों प्रावधान हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, भारत में जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो बड़ी ही जटिल है, सामान्य नहीं है, तो ये जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से आता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नामांकन आयरलैंड के संविधान से आता है और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आता है। नामांकन अलग होता है और निर्वाचन अलग होता है। हमारे देश की जो राज्यसभा है इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, तो इसमें से 12 जो है वो नामांकित होते हैं और बाकी जो 238 हैं उनका निर्वाचन होता है। तो जो निर्वाचन का तरीका है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है और जो नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र को शक्तियां दी जाएं, बेशक दी जाएं, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए वो संघीय होनी चाहिए। तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का विभाजन हो और जो जरूरी शक्तियां हैं उन्हें केंद्र के पास रखा जाए, केंद्र सरकार में उनका निहित होना चाहिए। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, गवर्नर भेजे जाते हैं, वो केंद्र के पास उनका अधिकार है कि केंद्र उन्हें भेज सकता है, बना सकता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्याय निर्णयन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अंधात्मक विशेषताएं, अंधात्मक विशेषताएं का मतलब होता है कि कोई ऐसा विषय जो किसी भी सूची में नहीं है तो उस पर जो फैसले लेने का, कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। तो ये कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से आया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो शासन होगा वो संसद करेगी, तो ये सब ब्रिटेन के संविधान से आ रहे हैं। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था,
सदन जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, एक सदन नहीं होगा, तो ये ब्रिटेन के संविधान से 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। विधि निर्माण प्रक्रिया, कोई भी विधि कोई भी कानून कैसे बनेगा उसकी जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से आती है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो उसकी जो भूमिका है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं संसद के पास, तो ये जो भी हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं कि हम अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना जब शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, आगे डैश डैश डैश, तो ये जो हम भारत के लोग जो शब्द है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान में ये लिखा है कि हम अमेरिका के लोग, और हमने उसी को कॉपी किया तो हमने अपना बना लिया है हम भारत के लोग। मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से आई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से आती है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उससे कहा जाता है महाभियोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो लिया गया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो आपात, राष्ट्रीय आपात होते हैं या और कोई आपात है तो वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है। देखिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन कहाँ से आया है, तो इसका एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। अधिकार, अधिकार कहाँ से आता है? अधिकार हमको कब मिलता है? जो हमारे पास पावर हो, शक्ति हो, और शक्ति किसके पास है? शक्ति है अमेरिका के पास। तो अमेरिका से याद रखिएगा कि अमेरिका से हमें अधिकार मिला है। और रूस, सबसे पहले क्या होती है? उद्देशिका ही होती है। कोई भी नॉर्मल किताब आप लेंगे उसमें पहले क्या होगा? प्रस्तावना ही लिखी होती है। उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना या जिसे उद्देशिका भी आप कह सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, उसी को वो प्रकट कर रही है। जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है वो किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये पहली बात आप ये दिमाग में नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फिट करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए जो भारत की जो प्रस्तावना है या भारत की जो उद्देशिका है वो किस संविधान से या किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये कंसेप्ट प्रस्तावना का। और याद रखिए, हमारे संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उस प्रस्तावना में जो भी लिखा है, जो आपके सामने लिखा आ रहा है, जो ये भाषा है, जो ये भावना एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखा गया है। ठीक है, ये बहुत कम पूछा गया है और जो छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा भी नहीं जाता, मगर फिर मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मगर ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है और उस प्रस्तावना में जो भी लिखा हुआ है, जिस भावना से लिखा हुआ है, या वो भाषा किस संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मगर 90% से ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है, तो आप डायरेक्ट अमेरिका आंसर ही बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पूरी संविधान की प्रस्तावना है। इसके सभी टर्म आपको अच्छे समझ में आने चाहिए। मैं एक एक चीज आपको समझाता हूँ, उन्हें याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, हम भारत के लोग से शुरू होती है। सबसे पहले भारत के लोग का जिक्र आ रहा है। तो उद्देशिका ये घोषणा करना चाहती है, जो हमारी प्रस्तावना है ये बताना आपको चाह रही है कि जो हमारे संविधान है, जो हमारा संविधान है, वो अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। जनता ही सुप्रीम है। ठीक है, क्योंकि उद्देशिका क्या है? हमारे एक संविधान का एक सार है, एक तरीके से सार। और कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई संविधान सभा के द्वारा। तो वो प्रस्तावना यही थी, वो उद्देशिका यही थी। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो वही था। हालांकि जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें हूबहू यही बातें नहीं लिखी हुई थी। कुछ बातें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई हैं, जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। और इसके साथ ही अखंडता शब्द भी संविधान में नहीं था, मूल संविधान में। ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पहले केवल एकता शब्द था और अखंडता ये बाद में जोड़ा गया। तो शुरू करने से पहले आपको सभी चीजें बेसिक मालूम होगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की, और उस समय इमरजेंसी लागू थी। 1975 से लेकर 77 तक देश में इमरजेंसी लागू थी। 2 साल आप जानते ही होंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड डिफिकल्ट है फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पंथ निरपेक्ष या बोला जाए धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और इसके साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किस प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो जो हाईलाइटेड एरिया है वो आपको समझना है। सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न या बोला जाए संप्रभुता। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब वो अपने आंतरिक और जो बाहरी विदेशी नीतियां हैं उसका निर्धारित वो खुद करेगा, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। किसी दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता करनी है या किससे संधि करनी है, ये सारे निर्णय वो खुद लेगा। समझ पा रहे हैं ना संप्रभुता का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हम उस लायक है कि अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में खुद निर्णय ले सकते हैं, किसी दूसरे देश की या किसी तीसरे देश की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। और समाजवादी शब्द आप समझ में आ ही गया समाज के लिए। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, पहले नहीं था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष बोला जाए या धर्म निरपेक्ष, मतलब हमारे देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है, हमारे संविधान का कोई भी अपना धर्म नहीं है, मगर जो भारत है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्म उसके बराबर हैं, सभी धर्म उसकी नजर में एक बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है। सेकुलर कंट्री है इंडिया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि विश्व का प्रथम ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले धर्म निरपेक्ष बना, तो अमेरिका है। अमेरिका वो पहला देश है विश्व में जो सबसे पहले धर्म निरपेक्ष बना। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र आप समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र, मतलब जनता का शासन। हमारे देश में क्या है, हमारा देश के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। सिंपल सी भाषा है, मतलब हमारे देश की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो उसके लिए शासन करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, हम खुद चुनते हैं ना सांसदों को, वोट देते हैं और वो देश चलाते हैं। और गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या है, रिपब्लिक। मतलब भारत हमारा क्या है, गणराज्य है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचित होकर आएगा, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, वोट दिया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं, और जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनकी जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा के जो सदस्य होंगे निर्वाचित, वो वोट करते हैं। मतलब बोला जाए सांसद और विधायक हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेते हैं। और इसके अलावा हमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। सामाजिक न्याय हमारे साथ होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। जितने भी भारत के लोग हैं उनके साथ सामाजिक न्याय होगा, मतलब सामाजिक तौर पर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर सबको समान अवसर दिए जाएंगे पैसे कमाने के लिए। कोई भी नौकरी निकलेगी तो सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कुछ अपवाद हैं, आप आगे चल के देखेंगे, आरक्षण, ये सब कुछ अपवाद है, ये आइडियल कंडीशन में सब लिखा हुआ है। और राजनीतिक न्याय, आपको वोट करने का समान अधिकार होगा सबके बराबर, आप राजनीति में खड़े हो सकते हैं, तो आपको राजनीतिक न्याय भी देने की बात कही गई है। नेक्स्ट लाइन में स्वतंत्रता की बात की गई है। आप अपने विचार लोगों के सामने रख सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, विश्वास किसी भी धर्म में रख सकते हैं, या कोई भी अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई हैं। अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी आपको दी गई है। और हमारे प्रस्तावना के अंदर इस प्रकार की भाईचारा की भावना बढ़ाने के लिए कहा गया है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो ये हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, ये सब आप जानते ही हैं। और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, आप जानते ही हैं। ठीक है। तो अब एक बात आती है, एक विवाद उठा था, 2 केस के बारे में आपको जानना है। बेरूबाड़ी यूनियन केस जो कि 1960 का था, और केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य केस 1973 का जो मामला है। इन दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं, वो प्रस्तावना से रिलेटेड है, वो आपको जानने जरूरी है। हालांकि ये केस आगे भी आएंगे मौलिक अधिकारों में, तब बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इन केसों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले बताए थे, बहुत सारी बातें बताई थी, जिसने हमारे संविधान के अंदर बहुत सारा परिवर्तन लाया है। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सब आपको मालूम पड़ता जाएगा। तो ठीक है, प्रस्तावना ये आपके सामने सब लिखी हुई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से जो है शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि बताइए निम्न में से हमारी प्रस्तावना में क्या 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन था समाजवादी, पहला ऑप्शन क्या था, समाजवादी। और दूसरा ऑप्शन था अखंडता, दूसरा ऑप्शन क्या था, अखंडता। और तीसरा ऑप्शन था ए और बी दोनों, और तीसरा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए क्या आंसर होगा, सोच के बताइए जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सी बताया होगा, जो कि बिल्कुल गलत था। आंसर होगा समाजवादी। देखिए, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। हालांकि ये सिली क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, मगर ये क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। याद रखिए, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा हुआ था। वहां पे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि निम्न में से किन्हें 42वें संविधान 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया, मतलब किन शब्दों को।
तो शब्द याद रखिएगा, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। केवल अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया था, पहले केवल लिखा था मूल संविधान में एकता सुनिश्चित करने के लिए, मगर बाद में जब जोड़ा गया अखंडता तो दोनों शब्दों को मिलाने के लिए और भी तो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि ये चेक करना चाह रहे थे कि आप ध्यान से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ये है तो अच्छा क्वेश्चन था ना, ये कि सिली क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइएगा और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट किया जा कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक भी किया कीजिए, शर्माइएगा नहीं। और इसके बाद देखें और दो केस बेरुबाड़ी और केशवानंद केस पढ़ते हैं। बेरुबाड़ी जो केस था ये 1960 का मामला है। इसकी सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दो बातें कही थी। पहली बात क्या कही थी, जो उद्देशिका है ये हमारे संविधान का अंग नहीं है, ये हमारे संविधान से अलग है, ये बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबाड़ी केस की सुनवाई करते हुए क्या बताया था, उद्देशिका हमारे संविधान का अंग नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो विधायिका है अर्थात जो संसद है वो हमारे उद्देशिका में परिवर्तन नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये 1960 में कहा था। और दूसरी बात क्या कही थी, जहां पर संविधान की भाषा समझ में ना आए, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अगर कहीं पर संविधान की भाषा नहीं समझ में आ रही, कोई कानून बना रहे हैं या किसी भी संवैधानिक मामले में संविधान की मदद ले रहे हैं, अगर संविधान का कोई भी चीज समझ में ना आए तो प्रस्तावना से सहायता ली जा सकती है। तो प्रस्तावना को देखा जा सकता है कि जिस मामले में संविधान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रस्तावना से मदद मिल पा रही है, अगर मिल पा रही है तो यहाँ से ले सकते हैं। दिमाग में डाल के रखिएगा कि बेरुबाड़ी यूनियन जो केस था 1960 का, दो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। पहला ये कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, अर्थात उद्देशिका में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कही थी, जहां भी संविधान के अंदर कुछ समझ में ना आए, किसी भी कानून को बनाते समय या कोई भी फैसला लेते समय, तो उद्देशिका से आप मदद ले सकते हैं। आपको अगर मदद मिल रही है इससे तो यहाँ से मदद ले सकते हैं आप, क्योंकि जो उद्देशिका है ये तो हमारे संविधान के निर्माताओं की भावना ही तो है ये, इसलिए उन्होंने कहा मदद ले सकते हैं। मगर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आता है, 1973 का मामला है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने पहले वाले निर्णय को उलट दिया। अब कह दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उद्देशिका है, जो प्रियम्बल है, ये संविधान का ही हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है हमारे। जबकि पहले बेरुबारी केस में क्या कहा था, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। अब पहले वाले फैसले को उलट दिया, अब कहा कि ये हमारे संविधान का ही हिस्सा है। इसका मतलब क्या है कि उद्देशिका में भी परिवर्तन किया जा सकता है, उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, मगर जो मूलभूत ढांचा है वो नहीं चेंज होना चाहिए। मूलभूत ढांचा मतलब जैसे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, अब यही नहीं मत मिटा दीजिए, धर्म निरपेक्ष मत मिटा दीजिए, यहाँ पे धार्मिक राज्य लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक या गणराज्य ये शब्द ही ना हटा दीजिए, ये सब मूल ढांचे हैं, ये शब्द नहीं हट सकते हैं। और ये भी साथ में कहा कि जो उद्देशिका है ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब उद्देशिका के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जैसे पहले बताया था कि अगर संविधान की भाषा समझ में नहीं आ पा रही है किसी चीज के मामले में तो उद्देशिका से मदद ले सकते हैं। अब बोल दिया गया नहीं, इससे आप कोई हेल्प नहीं ले सकते, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में क्या हुआ था, 1973 का मामला है, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। याद रखिएगा, है मतलब उद्देशिका का भी वही स्थान है जो मौलिक अधिकारों का है, जो मूल कर्तव्यों का है, और भी जो भी उपबंध किए गए हैं उन्हीं के जैसा इसका भी स्थान है, ठीक है। और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, मगर मूल ढांचा नहीं परिवर्तित किया जा सकता। आगे आप चलकर देखेंगे मूल ढांचे के बारे में डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान के मूल ढांचे में है। और ये भी कह दिया गया था इस केस में कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके आधार पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान का प्रस्तावना। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आपके कंपटीटिव एग्जाम में आए हैं, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल चाहे स्टेट लेवल, उन सभी एग्जाम में आए हुए इस चैप्टर से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसको प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस तरह के इंडियन पॉलिटी के मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, बस आपको देखना है। सभी जो है सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टॉपिक से इस वीडियो में मैं लगभग जो है 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको पहले खुद से प्रयास करना है, फिर आखिरी में मैं होमवर्क क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब कि आखिरी में सभी का आंसर बताऊंगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी पूछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को याद करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है व्याख्या प्रदान की गई है। भारतीय संविधान की के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है, तो यह है प्रस्तावना, इसको प्रेम्बल बोलते हैं, इसे भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर ही, प्रेम्बल पर ही हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, क्रिएटर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। प्रश्न की भारत में, क्वेश्चन है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद भी होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न जो है गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह का है ना। तो स्टार्ट होता है कैसे, हम भारत के लोग से, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। इसका रीज़न है कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार राजा बन गया इस देश का तो जिंदगी भर ही राजा ही रहेगा, कोई एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जब चाहेंगे तब उसको बदल सकते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करे तब। ये यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है, हम लोग एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सब एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है आखिर।
तो देखिए यहाँ पे अर्थ यही है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है कि यहाँ पे केवल हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम ही रहेंगे, या कोई हिंदू ही राजा बनेगा, मुस्लिम ही राजा बनेगा। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध जो हैं, तमाम सभी लोगों का ये देश है। ठीक है, और मैंने हमेशा करंट अफेयर्स में आपको बताता हूँ कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम कि जो दुनिया के सबसे शांत और सबसे धनी जो देश हैं, वहाँ पे ये सब, इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब हमारे जैसे ही देशों में जो है धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसीलिए हम लोग सब चीज़ में पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारे यहाँ कोई भी किसी एक, जो हमारा देश है, किसी भी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसके लिए सब एक समान है। देखिए ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। गणतंत्र होता है तो ये क्या होता है? ये होता है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब एक राजा है, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कोई भी यहाँ पे बन सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, यही दो शब्द हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी यूपीपीसीएस में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे के प्रश्न, ये भी सभी एग्जाम के क्वेश्चन है। ये एमपीपीसीएस का, ये यूपी सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नहीं है पूछा है, तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण ये नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। नेक्स्ट है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से, अपने मन से किसी को भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक, इसीलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है इसको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये क्रम, ये ऑर्डर इसमें आपको सही करना है। तो जब तक से आपको प्रेम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के याद नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ये वाला होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ये सही ऑर्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में ये प्रयुक्त शब्द है सेकुलर, इसका अर्थ क्या है? बहुत ये यूज किया जाता है सेकुलर टर्म। तो इसका मतलब होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ पे कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म यहाँ पे आप अपने पास रख सकते हैं, बिना धर्म का भी रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे। ठीक है, सेकुलर कंट्री है हमारा देश, सभी धर्मों को सामान्य मान्यता प्राप्त है यहाँ पे। नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? और यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो करते हैं इसको। ठीक है, तो सब पढ़ते हैं पहले एक एक करके। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये गलत है। यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो 1 सेकंड, इसको फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस शब्द जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में से अच्छा है, मतलब ये जोड़ा गया है कब, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये वाला सही बात है। यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, नहीं, गलत बात है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये सही बात है। यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं, मूल प्रस्तावना में नहीं था, यानी कि इसमें 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसीलिए शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार है, एसएससी, सीपीओ, सीआईएसएफ में भी पूछा गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है। ये आपको जो सूची है ना, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, आपको पढ़ने को मिलता है। जो राज्य और केंद्र के बीच का रिलेशन है ना, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में मैंने इसे पढ़ा रखा है। ये आपको इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। नेक्स्ट है, ये भी देखिए क्वेश्चन 1994 बीपीएससी, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए होगा हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बाकी सबका झलकता है, एक का नहीं झलकता है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव झलकता है, लेकिन चीनी क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल संविधान के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल संविधान में था। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसको देख सकते हैं प्रस्तावना में।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष इसको नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको इसको पूरा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यही सही है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करिए पहले खुद से। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? ये सब आ जाएगा, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्तावना में ही किया गया है। ठीक है, इसलिए मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने पॉलिटी के चैप्टर वाइज जो वीडियोस बना रखे हैं उन्हें प्लीज़ जरूर देखें। प्लेलिस्ट का में है इंडियन पॉलिटी का, नहीं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बना रखे हैं मैंने, बस आपको देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। देखिए भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में जो है इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, और इन सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे भी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है, अभिव्यक्ति विचार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये उद्घोषित नहीं करता है, यही आंसर होगा, बाकी तीनों करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया ये उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ये स्वीकृत है भारत की जनता द्वारा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप जल्दी से इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद जो प्रस्तावना है ना, हमारा प्रेम्बल है ना, उसको पढ़िएगा एक बार। काफी कुछ क्वेश्चन वहां से भी आपको समझ में आएंगे, और फिर पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से याद होगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने पूर्ण रूप से तैयार हुआ तभी 26 नवंबर 1949, अंगीकार किया गया तभी। ठीक है, ये सब पारित किया गया तभी, इस तरह के होंगे। लागू जब होगा तब अलग डेट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ये बना था 1950 में, जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक बार संशोधन किया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। अब उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि कब किया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1976 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन IAS 1997 में पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं इसको अच्छे से, पढ़िए पहले पूरा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, आज कब? 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस एक्स की जगह पे ये होगा 26 नवंबर 1949। देखिए पूरा प्रस्तावना प्रेम्बल आ गया, पढ़ लीजिए यहाँ पे, आ गया ना? ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक जो उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता, ये वायदा नहीं करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन शामिल नहीं थे उसमें? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, ये तीनों नहीं थे। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी यूपीपीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, तो इनको पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो कौन सही है? तो देखिए, पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी अंतोगत्वा उद्देशिका बना, प्रस्तावना बना, तो ये सही है, पहला सही है।
इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, एक बार हुआ भी है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये सही है। यानी कि इसका 1 to 4 सही है, केवल 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दोनों एग्जाम में पूछे गए, एसएससी और ये रेलवे में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वां संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसको प्रजातंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे के प्रश्न, ये भी दोनों एग्जाम वाले क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बार बार मैंने आपको बता दिया, 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन की 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये समाजवाद जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन आखिरी में मैं आप लोगों से पूछूंगा। प्रश्न के भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इस संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ये कहा गया है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी। ये भी एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। और आखिरी जो प्रश्न मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये सीएपीएफ 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोग करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करिएगा। और सभी वीडियोस इंडियन पॉलिटी के जितने भी मैंने बना रखे हैं उन सभी को आप देखिए प्लेलिस्ट में जाके। वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सबके वीडियोस पढ़े हैं। प्रश्न होमवर्क आपका कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया है। बस जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आख्या मतलब संज्ञा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान को आत्मा की संज्ञा है वो कौन से पार्ट को प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों संविधान निर्माताओं ने दोस्तों प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों भारत की जो प्रस्तावना है वो कौन से शब्द से शुरू होती है? तो दोस्तों आपको प्रस्तावना है वो याद रखनी चाहिए प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, भारत की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए। ठीक है, ये शुरू की लाइन है। ठीक है, तो शुरुआत किससे हो रही है? हम भारत के लोग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए होता है। ठीक है, जैसे कोई राजा महाराजा वो नहीं है कि जब भाई वंशानुगत होता है कि भाई वो उसके बाद में वो बनेगा, उसकी कोई अवधि नहीं होती थी राजा महाराजाओं की। तो यहाँ पर क्या है कि गणतंत्र का मतलब होता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? गणराज्य। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि यहाँ पर यानी कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का। ठीक है, यानी कि किसी के साथ में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और राज्य सरकार का भी कोई धर्म नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। यहां पे देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों का लेवल देखिए, और अगर आप आराध्या आर्यस एकेडमी के साथ में जुड़ गए तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसका मतलब होता है गणतंत्र। मैंने भी आपको बताया था गणतंत्र यानी कि निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? निम्नलिखित में से
वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो वह है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को यहाँ पर एक प्रभुत्व संपन्न, देखिए आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी हो तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए प्रस्तावना थोड़ी सी आगे से पढ़ के, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस रूप में घोषित किया गया है भारत को। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न एक और उत्तर अनेक प्रकार के, देखिए कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब मैंने आपको 3 बता दिया है, ठीक है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं है? देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो क्या है उसका उद्देश्य? वो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों का दोस्तों कल्याण का प्रबंधन करना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी कि राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्याध्यक्ष अपना कौन है? तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना आपको एक बार पूरी याद रखनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ प्रस्तावना एक बार पढ़कर फिर से। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपनी प्रस्तावना जो मैंने आपको पढ़ के बताई है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सार्वभौमिक देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, ये देखिए समाजवादी शब्द है, ये लास्ट में दे रखा है, इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है, ठीक है। ऐसे उल्टे सुल्टे करके भी पूछ सकता है, आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो दोस्तों सेकुलर का अर्थ है वो क्या है? तो सेकुलर का अर्थ हो जाता है दोस्तों इसमें कि सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पे शब्द दे रखा है धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इससे संबंधित अपने को यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो देखिए दोस्तों, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब यह शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दूसरा नंबर का, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 44वां तो इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, यह मूल प्रस्तावना में था, तो दोस्तों मूल प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसमें दूसरा और चौथा है वो गलत है, 1 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों इससे क्या अर्थ निकलता है ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 19 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए समाजवाद का अर्थ है। तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ है वो क्या है, समाजवाद का अर्थ है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। क्या है, सामाजिक न्याय। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहां से, तो हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अपनी प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्द से ही शुरू होती है, शुरुआत। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो दोस्तों ये है, इसमें चीन की क्रांति का दोस्तों इसमें प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति का इसमें प्रभाव झलकता है। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक क्या है, तो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों कहां पर देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में। किस में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो दोस्तों कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता एवं अखंडता। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे जो गुटनिरपेक्षता है इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है, वो अपने को बताना है। तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, गलत है। देखिए जो उक्त शब्द 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये इसमें कथन सही है। ठीक है, जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, तो एकमात्र इसमें बी नंबर का ऑप्शन ही है वो इसमें सही है, बाकी इसमें गलत है। ठीक है, यहाँ पे उक्त शब्द का मतलब ये ऊपर वाला हो गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया इसको, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो दोस्तों वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों किस रूप में, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता है वो किसमें निहित है भारत की शासन की, तो वो है जनता में। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रस्तावना में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो दोस्तों मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक, नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्यों में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है।
संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तावना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? तो क्या स्पष्ट नहीं होता? तो दोस्तों वो है इसमें संविधान को लागू करने की तिथि। संविधान को लागू करने की तिथि दोस्तों इसमें स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो वो है दोस्तों इसमें किसको? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ये प्रस्तावना में यानी कि उद्देश्य में नहीं आते। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और दोस्तों समानता है, ये 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये प्रस्तावना में नहीं है। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो दोस्तों वो है भारत और इंडिया। सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का नाम है वो भारत और इंडिया दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये दोस्तों भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये निहित है दोस्तों किसमें? तो भारत की जनता में निहित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कब? तो 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो दोस्तों पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो दोस्तों कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये बना दोस्तों कब? तो 1950 में बना था दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही किया गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है। ठीक है, शब्द 2 अलग अलग हैं लेकिन एक ही मतलब इनका। आगे देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट, अब देखिए 46 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसमें देखिए, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। ठीक है, एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो खालिस्तान है इसमें कौन सी डेट आएगी ये अपने को बताना है। तो वो है 26 नवंबर 1949 आएगी इसमें, यानी कि भारत की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तो यहाँ पे देखिए, विचार की स्वतंत्रता, न्यायिक और सामाजिक है। ठीक है, तो ये 3 तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन पूंजी की समानता है ये उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता। ठीक है, ये प्रस्तावना। ठीक है, पूंजी की समानता वाला तब तो ऐसे हो जाएगा कि भाई हाँ सबकी पूंजी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे प्रस्तावना में कौन सा शब्द है वो सम्मिलित नहीं है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है? अब देखिए बात हो रही है 26 नवंबर 1949 की। अब उसमें दोस्तों पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और गण अखंडता, ये शब्द तो 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, प्रश्न देखिए दोस्तों, ये शब्द, तीनों शब्द, पहला, दूसरा और तीसरा
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है, ये 1976 में जोड़े गए थे। यहाँ पे अपने को पूछ रहा है 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों एक ही शब्द जोड़ा गया था, वो है गणराज्य। ठीक है, अपने को पूछा क्या है इसमें कि प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, तो 1, 2, 3 है वो सम्मिलित नहीं थे उस समय। ठीक है, 1949 में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उद्देशिका प्रस्ताव है ये नेहरू जी लेके आए थे। आगे देखिए, इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों संशोधन किया जा सकता है, जैसे 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, बाकी के इसमें 2 तो सही है। चौथा देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये दोस्तों इसमें सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें तीसरा नंबर का गलत था, बाकी 1, 2 और 4 तो इसमें सही है ही, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों मतदान करने का अधिकार है वो दोस्तों प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वें संविधान संशोधन, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न लिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, इनमें से सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों ये संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की यानी कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो दोस्तों वो है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो वो है भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भारत के लोग। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? तो सेकुलर का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ये दोस्तों देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये इसमें गलत था, बाकी के 1, 3, 4 है वो इसमें सही थे। तो इसका सॉरी देखिए, इसमें हाँ 2 ही सही थे। ठीक है, एक तो इसमें 44वां संविधान संशोधन वाला गलत था और यह मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, 2 शब्द थे यहाँ पे, एक तो धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये इसका भी मतलब दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों, सबको पता होगा ये तो। ठीक है, वो है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो बी नंबर कब किया गया था बताइए? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। ठीक है, और यानी कि 9 के 2 दिन बाद में ही, और फिर 11 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और फिर दोस्तों 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी यानी कि 2 दिन बाद में, ठीक है, ये दूसरी बैठक थी, इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान पुलिस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दिसंबर 1946 को। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, यानी कि 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान है वो अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक दोस्तों, इस अवधि के अंदर दोस्तों भारतीय संविधान का वो प्रारूप है वो तैयार कर लिया गया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत है वो कब किया गया? देखिए इसमें ये आरटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2012 के अंदर लेवल 2 में। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत
आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। आरटेट 2011 लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए। तो यहां पे देखिए, प्रजातांत्रिक पद्धति बिल्कुल सही है, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य बिल्कुल सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी बिल्कुल सही है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान है, ये कब लागू किया गया, देखिए आरटेट के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2011 लेवल 2 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें देखिए, भारतीय संविधान लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950 को। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, बताइए। वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है, बताइए। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है मित्रों, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है संसदीय प्रणाली से इनका संबंध है, वेस्टमिंस्टर मॉडल का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था 6/1/2020 को, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा तत्व गांधीवादी मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करता, भारतीय संविधान का कौन सा तत्व गांधीवादी मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए नशाबंदी, ठीक है, पंचायती राज, कुटीर उद्योग, धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। कौन सा कथन या कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को इसमें बताने हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, वह 1951 में प्रथम संशोधन से अंतः स्थापित की गई, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें वे विधियां सम्मिलित है जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो दोस्तों ये भी क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। एक आगे देखिए, वह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यानी कि अंतः स्थापित की गई, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें देखिए प्रथम संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन में तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, धर्म, समाजवाद और अखंडता, ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे यहाँ, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा देखिए, 9वीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से वे विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों राज्य सुरक्षा, ये पंचायती राज से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीय का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, बताइए। भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है, तो किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, वो 3 शब्द कौन से हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला नंबर का समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन कब आयोजित हुई, तो ये बैठक आयोजित हुई थी दोस्तों कब, तो ये 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक। दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर को, और तीसरा जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया भी, ठीक है। ऐसा ये अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए अपना, इसमें भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग है वो किसने कहा, तो वो कहा था दोस्तों एवियर जेनिंग्स ने। किसने कहा था, एवियर जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में M.K. गांधी ने यह टिप्पणी की कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, बताइए। वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में महात्मा गांधी ने यह टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो है क्रिप्स मिशन योजना के बारे में ये कहा था कि ये एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम आगे की तारीख वाला चेक है, ठीक है। RS 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित यानी कि प्रतिबिंबित होता है, IAS प्री 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अपने यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार लेवल का है। UPPCS 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है।
निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों महात्मा गांधी ने अपने पत्र, जो समाचार पत्र था हरिजन, ठीक है, उसके एक अंक में यह घोषणा की थी 1939 में, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों देखिए, कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य है वो नहीं था। देखिए 3 कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो देखिए पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है, इसमें कौन सा बताइए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष है वो चुना गया था, और उपाध्यक्ष है वो HC मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्य, अब यहाँ पे देखिए MPPSC 2009 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। संविधान सभा के सदस्य हैं वो विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामजद किए गए थे, ठीक है। ये इसमें ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों के और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले थे, ठीक है। और बाकी दोस्तों 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले थे, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। 296 तो ब्रिटिश प्रांतों एवं चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 सदस्य हैं वो दोस्तों जो देशी रियासतें हैं उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाने वाले थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? बताइए। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो क्यों चुना गया 26 जनवरी का दिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्योंकि बताइए, क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव है वो पारित किया गया, और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस है वो मनाया जाएगा। इसलिए पूछा गया था। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है मित्रों, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न है वो आपको देखने हैं। और एक शिकायत यह है कि एक क्लास को 10-10 हज़ार लोग हैं वो देख लेते हैं, लेकिन लाइक है वो 400-500 ही रहते हैं। तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दीजिए। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो करवाऊंगा SST का, जिसमें मैंने आपको क्लास संस्कृति के सारे टॉपिक करवा दिए हैं, ज्योग्राफी के सारे लगभग टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है। भारत के भूगोल की अपनी क्लास चल रही है, और पॉलिटिकल साइंस की भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बाकी और सारी क्लासें, मॉडल पेपर वगैरह सब चल रहे हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था है। तो दोस्तों ये संघात्मक जिसमें एकात्मक की ओर झुकाव है, संघात्मक जिसमें एकात्मक की ओर झुकाव है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है, जिसके अंतर्गत मजबूत केंद्र एकात्मक के साथ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। MPPSC 2002 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, संवैधानिक शासन का अर्थ है, बताइए। UPPSC के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है? बताइए संवैधानिक शासन का अर्थ। तो दोस्तों देखिए, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, सीमित शासन, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना दोस्तों इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही रूप से संबंध नहीं है? तो सही रूप से संबंध है वो कौन सा नहीं है? यहां पे अवलोकन का सिद्धांत लिया गया है USA से, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों देखिए, ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, और यहां पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। तो यहां पे चौथा नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे असत्य दे रखा है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? IAS 1997 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर बताना है। देखिए, संशोधन की बहुप्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए, कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और चौथा, इसमें संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो गलत है। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख किया गया है। एक तो संशोधन करने का अधिकार संसद में निहित है, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों इसमें कौन सा, कि राज्यों को संशोधन करने की पहल का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है और 2 नंबर ऑप्शन सही है, बाकी के दो है वो गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए वक्तव्यों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए, लोक संप्रभुता और वयस्क मताधिकार संविधान का मूल लक्षण है, बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान दुसंसदीय होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योशासित को मान्यता देता है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याहन जैसे तरीकों का प्रावधान करता है। तो दोस्तों चौथा अपना इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में जनमत संग्रह, प्रत्याहन जैसे प्रावधान है वो नहीं है। ये व्यवस्था है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में। ठीक है, बाकी इसमें चौथा नंबर वाला अपने भारत में तो है नहीं, तो चौथा नंबर वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 है वो सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था, जो दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो दृष्टिगोचर होता है, तो ये नेहरू रिपोर्ट में होता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट में। ये आपको इसमें याद रखना है। 28 अगस्त 1928 को संविधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया गया था, जिसे नेहरू प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। IAS 1995 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य है, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे KM मुंशी। कौन थे? KM मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले, राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे इसमें कौन? तो वो थे TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, HC मुखर्जी है वो चौथे नंबर के ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4-3-1-2 4-3-1-2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? देखिए, आपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे, लेकिन जो परीक्षा में आए हुए जो प्रश्न है वो अगर आपने नहीं पढ़े तो आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न है वो इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से सुनना है, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 345। दोस्तों अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा यानी कि संघ की राजभाषा, ठीक है, अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। और अनुच्छेद 345 में क्या है? तो राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं और दूसरी तरफ है स्रोत, यानी कि दोस्तों ये जो कहां से ली गई है ये विशेषताएं, तो वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर न्यायिक पुनरीक्षण, मूल अधिकार,
न्यायिक पुनरीक्षण, मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों ब्रिटिश से। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरिश संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां हैं ये दोस्तों कनाडा से ली गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। निम्न आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। CDS 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था और अपने को कूट भाषा में इसका उत्तर बताना है। तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बिल्कुल सही है, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूंजीवाद और मुक्त व्यापार ये गलत दे रखा है दोस्तों। पूंजीवाद का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है, गलत दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन है वो नहीं आता है? छठी अनुसूची के अंदर दोस्तों कौन सा है वो राज्य है वो नहीं आता है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे IAS 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मणिपुर है वो नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर है वो नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है, इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। छठी अनुसूची में मणिपुर है वो नहीं आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा ये आते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। तो भारत का संविधान है वो क्रियान्वित हुआ। तो देखिए, काफी बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। RPF में पूछा गया था और RPF SI के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था 2018 के अंदर, और 2019 के अंदर भी पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों को यह पता नहीं होता कि क्रियान्वित क्या होता है। देखिए, संविधान बनकर है ये 26 नवंबर 1949 को हो गया था, परंतु इसे लागू है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। यानी कि इसी तारीख को संविधान के लागू होने की तारीख है माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो दोस्तों भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। RPF SI में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? बताइए, संसद के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? तो दोस्तों बताइए, अनुच्छेद 368 है ये कौन से भाग के अंदर है? तो दोस्तों ये 20वें नंबर के भाग के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 368। तो इस 22 भाग है ना, 22 में से 20वें नंबर में आता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। RPF में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। RPF SI 16 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लिया गया है दोस्तों, बताइए किसे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के संविधान से। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। 37 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इसमें, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बताइए क्या पूछा गया है इसमें? तो ये लिया गया है दोस्तों जापान हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? RPF SI 5 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1861 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है,
आपको इसमें याद रखना है। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण 1861 के अधिनियम से किया गया था, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफएसआई में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए ये सारे के सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? आरपीएफएसआई में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो लिया गया है दोस्तों कहां से बताइए? तो ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, यानी कि फ्रांस से। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता व बंधुता का विचार है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किस प्रकार की? तो दोस्तों व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता है, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरपीएफएसआई के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है, संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंदर, अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफएसआई 2019 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार है। आगे देखिए, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया, ठीक है, मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया, ये दोस्तों संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष था ये, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की सूची अनुसूची में किया गया है, बताइए। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विवरण है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। आप सभी को पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए अपना इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो है दोस्तों भाग 11 में, भाग 11 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आरपीएफएसआई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है दोस्तों, बताइए, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों इसमें सशक्त केंद्र, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सशक्त केंद्र। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था भारत का राष्ट्रगान, ठीक है। देखिए, आरपीएफएसआई में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संविधान प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संविधान प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसके द्वारा? तो ये किया जा सकता है दोस्तों राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत से। तो अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी मंत्रियों के दल की अध्यक्षता, बताइए? तो दोस्तों वो की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफएसआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में यानी कि कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान प्रदान करता है तो दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे देखिए,
देखिए भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो दोस्तों वो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे के सारे प्रश्न है वो एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो दोस्तों कहां से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है। और ये कौन से भाग में है? तो दोस्तों ये भाग 18 में है। किसमें है? भाग 18 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, भाग 18 में। ठीक है, आगे देखिए इसमें भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। आगे देखिए क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो दोस्तों देखिए यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान के अनुसार नए राज्य का निर्माण भी है वो क्या हो सकता है, और हुआ भी है। आपने देखा होगा कई राज्यों का निर्माण हुआ है। आगे देखिए अपना इसमें इसमें तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए भारतीय संविधान कितने वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के है? इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 57 नंबर प्रश्न है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? बताइए किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वो ये आपको इसमें बताना है। आगे देखिए इसमें 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? बताइए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? तो दोस्तों ये करता है नागरिकता के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से लेके और अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं और ये भाग 2 में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? बताइए। जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है दोस्तों किसे? तो ये संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। ठीक है, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? बताइए, अंत में हस्ताक्षर है वो कब हुए थे? यूपी टेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ था कब? बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। देखिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान है वो लागू किया गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। आगे देखिए इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो बताइए, ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुविधा। देखिए सीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था, अब दोबारा से किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा का प्रावधान है, यानी कि विशेषता है वो नहीं है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सुमेलित कीजिए। ठीक है, नेहरू है ये दोस्तों 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया। ठीक है, संशोधन 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया, संशोधन। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये दोस्तों, बताइए। तो ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद है ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजनी नायडू है ये दोस्तों संविधान सभा के सदस्य थे। ये आपको इसमें याद रखना है। यानी कि 1928 में संविधान प्रस्ताव बनाया था किसने? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपका इसको काट के 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें
63 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। आरटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू किया गया, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? ये लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता है वो कौन सी है? तो देखिए, यह सबसे विशाल है, बिल्कुल सही है। इसमें अनेक देशों के संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यह लचीला है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी प्रावधान हैं वो इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए अपना, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? तो वो था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यूके टेट में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए वो संविधान संशोधन कौन सा था? यहां पर दोस्तों आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा मित्रों। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन है वो क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में कर लेना 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? बताइए भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना इस दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा है वो किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन है वो भारत आया था, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो बताना है। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए गलत कौन सा कथन है, तो यहाँ पे देखिए, राज्य सरकारी संस्थाओं को धर्म विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित व प्रोन्नति करने की अनुमति है वो नहीं देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति प्रदान करता है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें 71 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? एच स्टेट में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वैच्छिक संघ के रूप में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये किया गया था, अब नहीं है, अब आप इसको हटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 370 है, ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था, जो 5 अगस्त, डेट आपको याद रखनी है दोस्तों, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 याद रखना है दोस्तों ये डेट। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये तो पुराना प्रश्न है इसलिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो वो दोस्तों सबको पता है दोस्तों, भारत के संविधान की अधिकतर अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, और इसी से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सर्वाधिक प्रभावित है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया। मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? बताइए कौन सा विषय है वो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, वो अपने को बताना है। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, वो है इसमें नागरिकता। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था, जो नागरिकता है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, होकर दोस्तों ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई है? तो दोस्तों संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों यानी कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी स्रोत है, तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो कौन सा है बताइए? तो वो है दोस्तों, यानी कि सबसे ज्यादा चीजें हैं वो कहां से ली गई है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो वो रखती है दोस्तों कनाडा से। दो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये आधारित है कनाडा पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनाडा पर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो दोस्तों ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, रूस के संविधान से। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है ये हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये आयरलैंड से प्राप्त हुई है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार है वो कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है वो दोस्तों ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है ये कहां से ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये अमेरिका से किया है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण है ये दोस्तों कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये वाक्य है वो अमेरिका से लिया गया है। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से संविधान से लिया गया है? बताइए बताइए दोस्तों, भारतीय किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों ये कहां से अंगीकार की गई है? तो ये की गई है दोस्तों कहां से बताइए? तो ये आयरलैंड से की गई है। ठीक है, तो इसका देखिए इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? तो सही है, आयरलैंड से की गई है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो लिया गया है दोस्तों, बताइए कहां से? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक के शासन ने उधार लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंग्लैंड से। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड से। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता लिया गया था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड की देन है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये पूर्व सोवियत रूस संघ से लिए गए हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों कहां से? तो ये जर्मनी से लिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन कौन सी व्यवस्था है वो शामिल की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें तीनों ही सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो किसने छोड़ा है? तो ये छोड़ा है दोस्तों किसने? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।